फिजिक्स में वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरे साथ ट्राई कीजिए कि आप वेक्टर्स को अच्छे से समझें और समझकर उसको यूटिलाइज करें। तो मैं ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वेक्टर्स में इन टर्म्स ऑफ नोट्स विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स आल्सो। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी को समझेंगे और प्रॉपर्टीज में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर विद एग्जांपल्स जानेंगे। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स विद एग्जांपल और पोजीशन वेक्टर का एग्जांपल देखेंगे। लाइक वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इमेजिनरी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर भी समझेंगे। पैरेलल वेक्टर्स को जानेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर देखेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स देखेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स समझेंगे, वेक्टर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझेंगे, डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ विद वेक्टर एडिशन जानेंगे। तो उसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। होल फिजिक्स में इसी का रोल है। मोस्टली हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज करते हैं। तो इसको समझेंगे बहुत अच्छे से और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस ही। रेक्टेंगुलर वेक्टर समझेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3D जानेंगे और इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो जनरली फॉर्म होते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट हैं। तो उन क्वेश्चंस को समझेंगे क्या क्या है और कैसे कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो और अच्छे से चीजों को हम समझ पाए। ताकि जितने अच्छे से आप समझ पाते हैं चीजें उतनी ही ज्यादा बेटर होती हैं। डन। तो इन चीजों को समझेंगे और समझते हैं फिर कि हम कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले कंटेंट को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डन। तो चलो, आई थिंक कि आप नोटबुक और बॉल पेन के साथ ही होंगे स्क्रीन पर ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए। ये पहली चीज है कि आप हमेशा बॉल पेन के साथ ही बैठे स्क्रीन पर। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। तो अब बात ही करते हैं वेक्टर्स की। ओके, सो आर यू रेडी? यस। तो बात ही करते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटीज की। अगर हम जनरली देखें तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं। दे मे बी स्केलर, दे मे बी वेक्टर एंड दे मे बी ए टेंसर क्वांटिटी। आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ साथ। पर्पस है आपके पास बेस्ट कंटेंट, बेस्ट नोट्स पहुंचाना विद क्वेश्चन प्रैक्टिस सो दैट योर सक्सेस स्टोरी इज इजी एंड डेफिनेट। तो हमने यहाँ पे राइट किया। पहले समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज। आप जानते भी होंगे क्योंकि आपने 9th में पढ़ी भी होंगी। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? हम जानते हैं दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दे नॉट हैव अ डायरेक्शन। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं उनको कुछ एग्जांपल्स फॉर्मेट में समझ लेते हैं। लाइक इज मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर एंड प्रेशर एंड करंट। मैंने प्रेशर और करंट पर अंडरलाइन किया है कि आपको ऐसा लगता है कि प्रेशर का अपना मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, सेम एज करंट में भी ऐसा लगता है, बट नहीं। दे आर अ स्केलर क्वांटिटी, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब आप कहेंगे सर क्यों? बिकॉज दे नॉट ऑवे वेक्टर्स लॉ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इनको वेक्टर्स लॉ को ऑवे करना चाहिए था, बट ये वेक्टर्स लॉ को ऑवे नहीं करती। इसीलिए प्रेशर और करंट, ऑल ऑफ दीज एंड सो मेनी अदर्स आल्सो, दे आर अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी स्केलर है? जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट में देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज होती है दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑवे वेक्टर्स लॉ। तो अब उन क्वांटिटीज की बातें करते हैं
जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है एंड ऑवे वेक्टर्स लॉ। अब आप कहेंगे कौन से वेक्टर्स लॉ? ऑल वेक्टर्स लॉ, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये सारे लॉ ऑवे, अगर एक किसी लॉ को ऑवे करती है तो वो डेफिनेटली अदर्स लॉ को भी ऑवे करेगी। लाइक इस डिस्टेंस, सॉरी, like yes, displacement, velocity, acceleration, momentum, force and torque, they are a vector quantities because they have magnitude, direction and ऑवे वेक्टर्स लॉ। एक अनदर क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है? तो दोज क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। हमारी फिजिक्स में अगर आप देखें तो जो टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं, दे आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये दो एग्जांपल हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड शेयरिंग स्ट्रेस, जो लाई करते हैं इन टेंसर क्वांटिटीज। चलो, ये तो हमने डेफिनेशन के बिहाफ पर इनको समझ लिया। अब आप कहेंगे सर कुछ वेक्टर्स को प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को देखें तो फर्स्ट में बातें करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाई एरो रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इज दिस वन। अब इस एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं टेल, और जो इसका एंडिंग पॉइंट होता है जहां पर हेड बना है, इसको बोलते हैं हेड, एंड इट्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मैंने मार्क कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये कितनी लेंथ का है, इतना बड़ा क्यों ड्रॉ किया? सो दिस वन, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट्स रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ दिस वन। बड़ा वेक्टर है तो हम बड़ी लेंथ का एरो ड्रॉ करते हैं, स्मॉल वेक्टर है तो स्मॉल लेंथ का एरो ड्रॉ करेंगे। जस्ट इमेजिनेशन, नॉट बाई स्केल, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। डन। अब आप कहेंगे जी एक रिप्रेजेंटेशन में हम देख लेते हैं कि मेरे पास वेक्टर लिखा कैसे जाता है। तो मैंने एक एग्जांपल मार्क किया जिसमें गिवन है वेक्टर ए, इट्स इक्वल्स टू 2 आई कैप, 3 जे कैप एंड 4 के कैप। अगर ये वेक्टर है तो मैंने देखो इसको ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस एक्स वाई जेड एक्सिस में एक वेक्टर को मैंने ड्रॉ कर लिया, दिस वन वेक्टर ए, लाइक इज दिस। कितना है वेक्टर? 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। अब आप कहेंगे क्या मतलब है इस वेक्टर का, वो आपको समझाता हूँ। ये वेक्टर आपको बता रहा है कि इस वेक्टर का इंपैक्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना है। तो जो आई कैप के मल्टीप्लायर में लिखा है, दैट्स डिफाइन द इंपैक्ट ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, दैट्स 2 यूनिट। इस वेक्टर का इंपैक्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है, ये बता रहा है मल्टीप्लायर ऑफ जे कैप। तो जे कैप का मल्टीप्लायर कितना है, दैट्स 3, सो 3 यूनिट। के कैप का मल्टीप्लायर बता रहा है कि इस वेक्टर का इंपैक्ट ऑन जेड एक्सिस कितना है, सो दिस वन इज 4 यूनिट, दैट्स दिस। ये रिप्रेजेंट करता है कोई वेक्टर कि उसका इंपैक्ट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस इज हाउ मच। तो उसके, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें थी, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है कि कितना कितना डायरेक्शन चल रहा है इसका। तो हमें ने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर लिया। अब एक चीज और सीख लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता तो उसको माइनस के आई कैप से रिप्रेजेंट करते। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो जे कैप से, जे कैप। और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस होता तो माइनस के जे कैप से। पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो के कैप से, और अगर नेगेटिव जेड एक्सिस होता तो माइनस के कैप से रिप्रेजेंट करते। ये हमें पता चल गया। अब आप कहेंगे सर एक अनदर पॉइंट पर आते हैं और उसको समझते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपकी होल फिजिक्स में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे वो 11th की फिजिक्स हो या 12th की फिजिक्स हो, इसलिए मैंने इस पर इंपॉर्टेंट राइट कर दिया। क्या कहते हैं इसमें, ये समझते हैं। हमारे पास में 2 पोजीशन गिवन है, दिस वन ए, देखो एक्स वाई और जेड एक्सिस गिवन है,
ये पहले ही बता चुके हैं आपके, एक्स एक्सिस को आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से, जेड एक्सिस को के कैप से हम रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये अंडरस्टूड है। अब एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है x1 y1 z। एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 z2। ये दो पॉइंट गिवन थे ए एंड बी। ये ओरिजिन है ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं 0,0,0। अब मेरा यहाँ पर पर्पज है पोजीशन वेक्टर निकालना, ओ ए पोजीशन वेक्टर निकालना, ओ बी पोजीशन वेक्टर निकालना, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, दिस वन ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। ये मेरा यहाँ पर पर्पज है। तो आप कहेंगे कैसे निकालेंगे सर, ये समझ। पहली बात तो आप ये समझ लें कि जब भी हम पोजीशन वेक्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, तो जिसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है R1 से, आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? तो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा जैसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसके बिहाफ पर। तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस का z1 के कैप। लो जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए आ गया। सिर्फ कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट है तो आई कैप लगा दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट है जे कैप लगा दीजिए, जेड कोऑर्डिनेट है के कैप लगा दीजिए विद साइन। अब आप कहेंगे जी पोजीशन वेक्टर चाहिए ओ बी, तो देखो ओ बी दिस वन। अब आप कहेंगे ओ बी पोजीशन जो वेक्टर है उसको हमने R2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? तो x2 y2 z2 दिस वन। तो इसके बिहाफ पर पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं x2 आई कैप, y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। लो जी, हमने पोजीशन वेक्टर को लिख लिया। डन। तो कोऑर्डिनेट के बिहाफ पर हम इजीली पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो। तो अब मैं यहाँ पर बातें करता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिखते हैं फाइनल माइनस का इनिशियल। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना है जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप चाहो तो उसको फाइनल मतलब जो हेड की तरफ वेक्टर है माइनस का इनिशियल के साथ लिख सकते हो। अब R2 और R1 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो तो उसको रख दो, और उनको I को I कैप के साथ, J को J कैप के साथ सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूं, देखो जरा। एक R2 क्या था? x2 I कैप प्लस y2 J कैप प्लस z2 k कैप माइनस का x1 I कैप y1 J कैप प्लस z1 k कैप। अब I को I के साथ ऑपरेट करो तो ये मिलेगा x2 माइनस का x1 I कैप। J को J के साथ ऑपरेट करो तो y2 माइनस का y1 J कैप। K को K के साथ ऑपरेट करो तो वैल्यू आ गई z2 माइनस का z1 k कैप। लो जी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो, इनिशियल कोऑर्डिनेट है दिस वन, फाइनल कोऑर्डिनेट है दिस वन। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल माइनस का इनिशियल आई कैप एक्स एक्सिस में, सो x2 माइनस का x1 आई कैप। अब y डायरेक्शन में देखो, y2 माइनस का y1 जे कैप। अब z में देख लो, z2 माइनस का z1 के कैप। लो जी, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से भी निकाल सकते हो और कोऑर्डिनेट के बिहाफ पर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब आप कहेंगे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहां लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप कहेंगे कैसे निकालेंगे? अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम उस पर मॉड लगा के ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं जी, रूट लगाते हैं, लगा दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर कर लो प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर करो प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर करो विद साइन। लो जी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको लर्न कर लो क्योंकि हम होल फिजिक्स में यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो चीजें सीख ली, पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डन। अब हम बातें करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक अनदर पॉइंट,
अनदर पॉइंट क्या है? अनदर पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं यूनिट वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं जी? नाम है यूनिट, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा एंड हेल्पफुल होगा टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, नाम ही है यूनिट। तो लिख दिया जी, अ वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हेल्पफुल टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड हेल्पफुल हो टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब आप कहेंगे यूनिट वेक्टर को निकालते हैं सर, तो चलो निकालते हैं। किसी मैंने वेक्टर को मार्क कर लिया दिस, अभी आपने बताया था वेक्टर मींस इट हैज मैग्नीट्यूड, सो दिस वन, एंड डायरेक्शन, सो दिस। तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंदर यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब आप कहेंगे मॉड ऑफ ए क्या बता रहा है? सो दिस वन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड ए कैप क्या बता रहा है? दिस वन इज अ यूनिट वेक्टर दैट्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये डायरेक्शन बताने में हेल्पफुल है। अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप यहां से यूनिट वेक्टर इजीली निकाल सकते हैं। क्या करें? वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे यूनिट वेक्टर की यूनिट क्या होगी? तो ये यूनिटलेस है, इसकी कोई अपनी यूनिट नहीं होती, तो ये आपको लर्न रखना। डन। अब कुछ और पॉइंटों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मैंने यहाँ पे मार्क किया दिस वन एक्स एक्सिस, तो आई कैप से, या फिर टुवर्ड्स राइट हो तब भी आई कैप से, या फिर ईस्ट हो तब भी आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई कैप से, या ईस्ट को आई कैप से, या राइट टुवर्ड्स राइट हो आई कैप से लिख सकते हैं। वेस्ट को वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट को या नेगेटिव एक्स एक्सिस को या लेफ्ट साइड को आप माइनस के आई कैप से लिख सकते हो। पॉजिटिव वाई को या नॉर्थ को या अपवर्ड को आप जे कैप से लिख सकते हो। डन। डाउनवर्ड को आप माइनस के वाई कैप से या साउथ को माइनस के वाई कैप से लिख सकते हो। अगर पॉजिटिव जेड है या आउटवर्ड है तो आप के कैप से लिख सकते हो। नेगेटिव जेड एक्सिस है या फिर इनवर्ड है तो आप माइनस के कैप से लिख सकते हो। ये हमने कुछ रूल्स बना लिए अपने समझने के लिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पॉजिटिव एक्स हो या ईस्ट हो आई कैप, वेस्ट हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो माइनस के आई कैप से, नॉर्थ हो या पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जे कैप से, साउथ हो या नेगेटिव वाई एक्सिस हो माइनस के जे कैप से, पॉजिटिव जेड एक्सिस या आउटवर्ड हो के कैप से, इनवर्ड हो या नेगेटिव जेड एक्सिस हो तो माइनस के कैप से। ओके। अब तुमने कहा जी किसी वेक्टर पर अगर यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है और उसका मैं मॉड लगा दूं तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, क्योंकि आप पहले ही बता चुके हो दिस वन इज अ यूनिट वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड 1, तो इसका अगर मॉड लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा ऑलवेज। अब यहाँ पर जो आप आई कैप जे कैप और के कैप लगे, देखो जिस पर भी कैप लगा दिया दैट इज अ यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर है तो उन सबका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही होंगे ऑलवेज। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के बेस पर। तो चलो जी अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आप कहते हैं जी मेरे पास में कोई वेक्टर ए गिवन है लाइक एज दिस, सो आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप। आप चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बताओ या फिर यूनिट वेक्टर ऑफ ए फाइंड आउट करो, तो चलो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने कहा जी कि वेक्टर ए गिवन है तो उसको राइट कर लेते हैं वेक्टर ए दैट इज आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो अभी तो आपने मैग्नीट्यूड सीखा था, क्या करो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, तो आई का यहाँ मल्टीप्लायर क्या है 1, उसका स्क्वायर कर लो, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर विद साइन करेंगे। लॉजिक कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू मिलती है जी रूट में 26 यूनिट। जो भी यूनिट होगी
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मिल गया। अब आप कहेंगे जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो सर आ गया, अब क्या करना है? अब करना ये है कि मुझे फाइंड करना है सर यूनिट वेक्टर। अगर मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो अभी आपने बताया था वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ए कितना था, आपने कहा आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर दो, √26 इतना आएगा। अब आप कहेंगे कैसी क्वांटिटी होगी, तो ये यूनिट लेस होगा। अब आप कहेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड 1 तो नहीं है, नहीं जी इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है। अगर आप इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लो तो ये भी √26 आएगा, तो √26 डिवाइडेड बाई √26 दैट इज 1। तो एवरी यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड 1। एक एग्जांपल हो गया। अब आप कहेंगे कि अनदर एग्जांपल पर चलते हैं। अनदर एग्जांपल क्या कहते हैं जी? अनदर एग्जांपल कहते हैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी have a coordinates this one and this one respectively in a xy plane। अब आप कहते हैं जी क्या निकालना है आपको? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए निकालिए। देखो एक वेक्टर दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, बी पॉइंट्स दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, एंड दिस वन इज एक्स बाई प्लेन, सो दिस वन एक्स एंड दिस वन वाई। अब आपने कहा जी ये 3D में है डायग्राम, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमें 3D में दे रखे हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमें क्या क्या चाहिए? तो पहला चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। देखो जरा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए लाइक इज दिस वन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी सो लाइक इज दिस वन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जो आ रहा है ए बी उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, एंड डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, अब ए बी वेक्टर का डायरेक्शन भी चाहिए। तो चलो उसको निकालते हैं फिर समझते हैं। आपने कहा जी पोजीशन ऑफ ओ ए वेक्टर निकालना है मुझे पहले, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर, मैंने इसको नाम दे दिया R1 वेक्टर, दिस वन इज R1 वेक्टर। अब देखो ये तो ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अब आप कहेंगे जी हमें तो पोजीशन वेक्टर लिखना है R1, तो कुछ नहीं करना, उसके कोऑर्डिनेट्स को देखो जो ए पॉइंट पर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा जहां से स्टार्ट होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तब इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। अब जहां पर एंडेड होता है दैट्स दिस वन, तो जो एंडेड हो रहा है बस उसके कोऑर्डिनेट ले लो और आई कैप जे कैप और के कैप के साथ लिख लो। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -2, -4, तो पोजीशन वेक्टर आ गया 2i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। चेक करो। अब आप कहेंगे जी ओ ए पोजीशन वेक्टर आ गया, अब दूसरा निकालता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी, अब ओ बी पोजीशन वेक्टर है, इसको मार्क कर लेता हूं R2 वेक्टर। तो आप कहेंगे इसको लिखना तो और ज्यादा इजी है सर, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, तो 7, 3, 1, तो 7i कैप 3j कैप प्लस का k कैप, बिकॉज दिस वन x दिस वन y दिस वन z, तो x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप लिखा जाता है। अब आप कहेंगे जी ये तो हमने सर लिख लिया, अब चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थर्ड वन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है जी? लाइक दिस वन ए टू बी, सो दिस वन इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसमें मुझे आर निकालना है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है तो यहां लिख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप कहेंगे हमेशा डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है फाइनल माइनस का इनिशियल, जिसको मैंने आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी, आप कहेंगे जिसको हमने नाम दे दिया आर, कैसे लिखा जाता है? फाइनल माइनस का इनिशियल, तो फाइनल लो एक्स का फाइनल लो 7 माइनस का एक्स का इनिशियल ले लो 2 साइन के साथ आई कैप, अब वाई का फाइनल लो
वाई का इनिशियल लो साइन के साथ, तो ये प्लस हो गया जे कैप। जेड का फाइनल लो, जेड का इनिशियल लो, सो दिस वन इज के कैप। अब इसको सॉल्व कर लो, सो दिस वन 5 आई कैप, दिस वन 5 जे कैप, दिस वन 5 के कैप। लो जी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। अब निकालते हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस वन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या करें जी, इसका मॉड निकाल दो। अगर आप मॉड निकालेंगे तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √5 √3 यूनिट। देन अब 6 पॉइंट में आप चाहते हैं कि सर यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ। यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर। तो आप कहेंगे कितना होगा जी, तो मैंने आर पर कैप लगा दिया। ये आप बता चुके हो, वेक्टर आर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। वेक्टर आर आपके पास है, दैट इज 5 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, सो दैट इज 5 √3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/√3 बचेगा। दिस वन आई कैप, दिस वन जे कैप, दिस वन के कैप। क्वांटिटी कैसी होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो हमने यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। डन। इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 1 ही आएगा। एवरी यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड 1। एक बार सोचो, अपनी साइड से अच्छे से पहले सोचो कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 11th में भी यूज होगा, ये 12th में भी यूज होगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी है इसका। डन। अब कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उनको समझते हैं। पहली बातें करते हैं सर लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। लाइक और पैरेलल वेक्टर, अगर कहीं मैं बातें करता हूं पैरेलल वेक्टर की या लाइक वेक्टर की, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट, उन वेक्टर्स को लाइक या पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। लाइक इज दिस वन। अब आप कहते हैं इक्वल वेक्टर और इमेजिनरी वेक्टर। इक्वल और इमेजिनरी वेक्टर्स मीन दोज वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड लाई इन अ सेम डायरेक्शन। देखो ये दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनके डायरेक्शन भी सेम है, सो दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर और इमेजिनरी वेक्टर। अब बातें करते हैं निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। अगर आप निगेटिव और अपोजिट वेक्टर की बातें करते हैं, तो दोज वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट मस्ट बी लाई इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट लाई करें इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट में देखते हैं अनदर पॉइंट को। बातें करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। पहले तो यहां तक अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए क्विकली और रैपिडली मोर टू मोर वर्क करूं फॉर यू अप टू योर सिलेक्शन ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस। और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेज सकते हैं, आपको इमीडिएटली विद इन 24 आवर में रिप्लाई करूंगा। डन। चलो, अगर आप बोलते हैं सर कि किसी रियल नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो ये वेक्टर था मेरे पास में ए, अगर इस ए वेक्टर को मैं किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका डायरेक्शन सेम रहता है, जस्ट मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। तो अगर जब भी किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर रिमेन सेम बट मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज सेम एज अ नंबर। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड उसका डबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, बट लाई इन सेम डायरेक्शन। ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन का मतलब है। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है
और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, बिकॉज नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। देखो यहां पर ए वेक्टर था, उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया एंड लाई इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर को मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जीरो वेक्टर हो जाता है, मतलब नल वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। बट वेक्टर है तो डेफिनेटली हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो जरूर होगा। तो नल वेक्टर लाई इन एनी डायरेक्शन, लिख दिया एनी डायरेक्शन। है तो ये जीरो वेक्टर, लेकिन जीरो है तो कोई मैग्नीट्यूड ही तो जीरो है, बट डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसलिए लिख दिया लाई इन एनी डायरेक्शन। अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, बात ही करते हैं पैरेलल वेक्टर। अगर आप पैरेलल बोलते हैं तो दोज वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड और डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट मस्ट बी लाई इन सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है मैग्नीट्यूड उनके सेम भी हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मस्ट बी लाई इन सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनके मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट लाई इन अपोजिट डायरेक्शन, लाइक इज दिस। ओके, अब आप बोलते हैं सर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर, दोज वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट मैग्नीट्यूड लाई इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी लाई कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी लाई कर सकते हैं, लाइक इज दिस। मतलब कोलिनियर में पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आप बातें करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? तो कोप्लेनर वेक्टर्स मीन दोज वेक्टर विच लाई इन अ सेम प्लेन। टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, हमेशा टू वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, मोर देन टू वेक्टर्स हैं, तब उनको देखेंगे कि दे आर कोप्लेनर और नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये तीनों जो वेक्टर हैं एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर है। अब आप कहेंगे सर ये कोप्लेनर वेक्टर तो हैं, अब इनकी टेस्टिंग क्या है? तो टेस्टिंग ये है कि किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, थर्ड वेक्टर के साथ में किसी भी थर्ड वेक्टर के साथ डॉट कर लीजिए। अगर वो वैल्यू जीरो आती है तो दे आर अ कोप्लेनर वेक्टर, और अगर ये वैल्यू जीरो नहीं आती तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। सेम एज कोलिनियर के लिए भी टेस्टिंग क्या है? अगर ये कोलिनियर वेक्टर है तो उनका क्रॉस, दिस वन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो समझ जाइए दे आर अ कोलिनियर वेक्टर। अब इनके साथ में कोप्लेनर के साथ में क्या था? दो वेक्टर, किसी दो वेक्टर का क्रॉस अनदर थर्ड वेक्टर के साथ डॉट निकाल लो, अगर वो वैल्यू जीरो आती है तो दैट इज अ कोप्लेनर वेक्टर। उनका रिप्रेजेंटिंग वे है दिस। अब यहां पर हम सीखने वाले हैं वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कैसे कैसे सीखेंगे? तो अब हम वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे बाय ट्रायंगल लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ, बाय पॉलीगॉन्स लॉ, और उनको समझेंगे। अब आप कहेंगे थ्री लॉ क्यों है? तो जरा देखो ट्रायंगल लॉ, जो ट्रायंगुलर लॉ है, ये हमेशा यूज होता है जब टू वेक्टर्स फ्री वेक्टर हो। जैसे वेक्टर ए दिस वन, अनदर वेक्टर बी इज दिस वन, दे आर अ फ्री वेक्टर। अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है तो मैं ट्रायंगुलर लॉ यूज करूंगा। अगर ये दोनों वेक्टर जॉइंट वेक्टर हैं विद सम एंगल, जॉइंट है, देखिए ये दोनों यहाँ पर जॉइंट है, तो हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। और अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो, उनका मुझे रिजल्टेंट निकालना हो, तो हम यूज करते हैं पॉलीगॉन्स लॉ। तो इन लॉ को हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं आपके साथ में कैसे कैसे, और उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहां तक आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं कि मुझे भी मोटिवेट किया जाए, तो बाई व्हाट्सएप, बाई कमेंट्स, बाई सब्सक्राइब, बाई लाइकिंग आप मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं और जोश में आपको बेटर टू बेटर क्वेश्चंस का कलेक्शन दूं और चीजों को एक्सप्लेन करूं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इस पैरेललोग्राम लॉ को वेक्टर एडिशन में भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये 11th में भी यूज होगा
होल फिजिक्स में, ये 12th में भी यूज होगा होल फिजिक्स में। और अगर ये आपकी ग्रिप में आ गया या आपको समझ में आ गया, तो समझ जाइए कि आपकी बात बन गई। तो मैं, अब क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसको सेकंड क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो आज के लिए थैंक यू, वेट कीजिए, फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी। मैं अफोर्ड करूंगा कि डे टू डे आपको एक शॉर्ट वीडियो डालता रहूं, ताकि आप इजीली उसको समझ पाए। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि मुझे मोटिवेट करके रखिएगा, अदरवाइज, समझते हैं आप। चलो, तो आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे फिर से।